जहाँ पे वीडियो में ना ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मैं बोलता हूँ, तो एक्चुअली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नहीं, वो ए बी सी है। तो ऐसा जब होता है, मैं एक स्टार मार्क दे दिया हूँ वीडियो में, तो जब वो अपीयर करेगा आपकी स्क्रीन पे तो समझ लेना जब मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बोलूँगा तो वो गलत है। ओके, सही वाला है ए बी सी, ए बी सी। ओके, जब मैं बता देता हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आई कैप प्लस बी वेक्टर जे कैप प्लस सी वेक्टर के कैप, ऐसा बोलूँगा तो वो एक्चुअल में होगा ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह पे ए बी सी। तो आज के इस वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से 100% क्लैरिटी के साथ गारंटेड क्लियर होने वाला है। जिस कॉन्सेप्ट में उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। आज का हमारा मोटिव, पहले मोटिव नोट करते हैं। आज हमारा मोटिव ये है कि हमें स्पेस में, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष नहीं है यहाँ पे, स्पेस का मतलब यहाँ पे प्लेन है, मतलब एक्स वाई एक्सिस जो कि 2D है, या फिर एक्स वाई जेड एक्सिस जो कि 3D है, क्योंकि 3 एक्सिस यहाँ पे है। हम जो लाइन, आज जिस लाइन का इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं वो लाइन 3D प्लेन में होगा, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो वहाँ पे यहाँ पे स्पेस का मतलब उसको समझा रहा है। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस में एक लाइन दिया गया होगा, हमको उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, दैट्स इट। ओके, तो पहली बात, हेडिंग का मतलब समझते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन का मतलब हमको पता है, एक्स प्लस वाई इक्वल 4, वाई प्लस जेड इक्वल 3, ये सब एक इक्वेशन होता है, ये हमको पता है। अब इन स्पेस का मतलब आपको बता दिया, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं है। यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या समझाने चाहते हैं हमको, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब लाइन आता है, लाइन कैसे डिफाइन होता है। मैं आपको अगर पूछूं, सपोज ये एक लाइन है क्या, यस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी नो, इट इज नॉट ए लाइन, क्योंकि ये एक पॉइंट है। तो लाइन किसे कहेंगे हम, तो हाँ, हम ये तो विजुअली बहुत इजी है बताना, हम लाइन उसको कहेंगे, मतलब ये एक लाइन है, ऐसे लाइन खींच दिया तो इसका मतलब ये एक लाइन है। ओके, लेकिन उसका एक प्रॉपर कंडीशन है, हम लाइन किसको बोलते हैं। ओके, पहला कंडीशन ये है कि वो एक पॉइंट देकर पास करना चाहिए। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा और उस पॉइंट से मैंने एक पेन से लाइन खींची, तो उसको लाइन बोलेंगे। ये पहला कंडीशन है। ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, वो पॉइंट से पास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये पहला पॉइंट पढ़ने के बाद आप बोलोगे ये पॉइंट भी तो लाइन हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप को देकर पास करता है, तो मतलब एक पॉइंट भी एक लाइन हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा कंडीशन मैंने अब तक बोला नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होना चाहिए। कैसे, सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये पॉइंट किया ना, तो पॉइंट वाला एग्जांपल लेते हैं। ये एक मैंने पॉइंट कर दिया, तो इसको हम लाइन नहीं कहते, इसको पॉइंट कहा जाता है। तो इस पॉइंट को हम लाइन कब कहेंगे, देखो अभी ये रहा पॉइंट, पॉइंट पे मैंने पेन रखा और ऐसे एक पेन चला दिया। मैंने पेन से ये जो ड्राइंग की, ये ड्राइंग किस तरफ मैंने की, एक डायरेक्शन था, इस तरफ मैंने की, इस तरफ मैंने लाइन खींची। एक और लाइन खींचूंगा, ये था इस तरफ, ये था इस तरफ, ऐसे मैंने कुछ ड्राइंग्स किए। तो इसी ड्राइंग को लाइन बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट देकर तो पास करता है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि इसका एक डायरेक्शन भी है। ओके, तो यही दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं, किसी भी ड्राइंग में आप देख रहे हो तो उसको लाइन बोल सकते हो आप, सिंपल। ओके, तो वर्ड्स में लिख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड if it passes through a point and it has a specific direction। ये गौर करने वाली बात है। ओके, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब जाके हम उसे लाइन बोलेंगे। नाउ अब बात करते हैं लाइन क्या है, हमको बहुत अच्छे से पता चल गया लाइन किसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से पता चल गया। अब चलते हैं कि उसी लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अब आ गए हम फिगर पर। वीडियो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर दिया। तो पहले इक्वेशन ऑफ वन लाइन हम फाइंड करेंगे। ऐसे तो फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है, चुटकी में, क्योंकि अगर वैसा होता तो वीडियो नहीं बनाना पड़ता उसके लिए। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कुछ फैक्टर्स नीडेड होते हैं, किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो वो मदद हम इस टॉपिक में लेने वाले एक पॉइंट से, दो चीज़ों से, एक पहला एक पॉइंट, दूसरा एक वेक्टर। क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ मैं। ओके, तो पहले एक इक्वेशन का लाइन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पॉइंट। ओके, हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। एक पॉइंट, उसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। सपोज अगर वो पॉइंट एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो हमें एक पॉइंट चाहिए, मान लो 1, 2, 3। ओके, ये पॉइंट हमें चाहिए फाइंड करने के लिए इक्वेशन। दूसरा क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। ओके, एक वेक्टर, सपोज वेक्टर मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर हमें चाहिए। ये जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और एक पॉइंट हमें मिला जाता है 1, 2, 3। सपोज ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों चीज अगर हमको मिल जाती है एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो उसी एक्स वाई जेड एक्सिस में या फिर स्पेस में हम बोल सकते हैं, एक अगर लाइन दिया गया हो तो उस लाइन का इक्वेशन हम बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या चाहिए, पहली बात वी हैव ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट हमको दिया जाएगा, पॉइंट मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिया गया होगा हमको। ओके, एंड अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू इट। पैरेलल टू इट मतलब उस लाइन के पैरेलल। इस फिगर में आप देख सकते हो वो पॉइंट हमें दिया गया है और वो पॉइंट है पॉइंट ए। ओके, बाकी सब चीज मैं समझाऊंगा, पहले ये यहाँ पे मैंने जो पढ़ा वो फिगर में देख लो। वी हैव ए गिवन पॉइंट और वो गिवन पॉइंट है ए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जैसे मैंने बताया था 3D में आपको सोचना पड़ेगा। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पहले तो
पहले क्लासेस में हम पढ़ते थे सिर्फ एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस वो होता था 2D, टू डायमेंशंस, लेकिन ये है 3 डायमेंशंस, चैप्टर का नाम ही है 3D। ओके, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, और ये वो लाइन है, ये कोई भी लाइन है, ये मैंने अपने आप से लिया है, आप कोई भी लाइन लो और उसका इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करो इस वीडियो खत्म होने के बाद। ओके, तो ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन में फाइंड करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, मैंने अभी भी बताया, दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट ए चाहिए जो कि दिया गया होगा हमें, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा एक वेक्टर चाहिए बी वेक्टर, आप जो भी बोला आपका मर्जी, मैंने बी वेक्टर बुलाया जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है, बी वेक्टर विच इज पैरेलल टू एल, वो उस लाइन से पैरेलल होना चाहिए वो वेक्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट पी भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट पी क्या है, ये ए पॉइंट तो हमने समझ लिया, ये ए पॉइंट हमको चाहिए था जो कि हमको दिया गया है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, बी वेक्टर भी हमको दिया गया है, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, दो चीजें दिया गया है, लेकिन पी एक ऐसा पॉइंट है जो हम अपने हिसाब से लेते हैं। ओके, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, आप पी मैंने तो यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे आपका मर्जी, आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं पे भी लो, ये भी हमारी मदद करेगा, ये हमने अपने तरफ से लिया, लेकिन पॉइंट ए और बी वेक्टर हमें दिया गया था। ओके, ये हमने अपनी तरफ से लिया ताकि हमें और ज्यादा आसानी हो फाइंड करने के लिए, तो ये एसेंशियल है, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है कि नहीं लोगे तो भी चलेगा। ये पॉइंट पी आपको लेना पड़ेगा लाइन के ऊपर, पॉइंट ए भी आपको लेना पड़ेगा लाइन के ऊपर, और बी वेक्टर भी लेना पड़ेगा लाइन के पैरेलल। ओके, तो ये चीज हमको समझ में आ गई, ये है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये है एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ये एक पॉइंट ए है जो हमें दिया गया है, ये वेक्टर बी है जो हमें दिया गया है, ये पॉइंट पी है जो हमने अपनी तरफ से लिया है अपने मदद करने के लिए। अब बाकी रह गया क्या, ये ओ, ये तो ऑरिजिन आपको पता होगा, इसको क्या बताऊंगा मैं, तो ये ए वेक्टर और ये आर वेक्टर बाकी रह गया, ये ए वेक्टर क्या, आप ओ ए लाइन देख पा रहे हो, इसको एक वेक्टर माना गया है, और ये ओपी लाइन देख पा रहे हो, इसको भी एक वेक्टर माना गया है, और ये एपी लाइन देख पा रहे हो, इसको भी एक वेक्टर माना गया है। ओके, क्योंकि अभी जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे ना वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो मोटिव है हमारे आज के वीडियो का वो दो फॉर्म में निकलेगा, पहला इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में या फिर इस वीडियो में भी कार्टेशियन फॉर्म में बता दूंगा। ओके, इस वीडियो में ही पढ़ेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म भी इस वीडियो में होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये है ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया गया, ओ ए वेक्टर को नाम दे दिया गया ए वेक्टर, और ओ पी वेक्टर को नाम दे दिया गया आर वेक्टर। अब ये जो एपी, आप पहले ये ट्रायंगल देख लो। ओके, पहले एक ट्रायंगल बना दें, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है। ओके, तो इसको वेक्टर डायरेक्शन दे देते हैं, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये इस डायरेक्शन में है। ओके, अब एपी का कुछ तो नाम नहीं है, ओके, लेकिन ओ ए का नाम है ए वेक्टर, ओपी का नाम है आर वेक्टर। आपको दिख पा रहा होगा जो एपी वेक्टर है, इधर दिख रहा है आपको, ये बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो लाइन के पैरेलल हम एक बी वेक्टर ले रहे हैं जिसका मदद हमें चाहिए होगा, मिल गया, यहाँ पे इसकी मदद चाहिए। एपी वेक्टर ये दिया गया है, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, बी वेक्टर, बी वेक्टर का यहाँ पे एंट्री होता है, बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बताऊंगा एक वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ऐसे बता 2 मिनट में बता दोगे, बिल्कुल सही, उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा एक होता है when two vectors are parallel then one vector can be represented as the product of lambda with another vector। कैसे, ये एपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर, कब, जब एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, हम ये लिख सकते हैं। ये वेक्टर चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है एनसीईआरटी में, आपको वेक्टर चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, जो कि आपको पढ़ना होना चाहिए, तब जाके आप 3D पढ़ो। 3D अगर आप पढ़ रहे हो और आपको वेक्टर चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो 3D अभी क्विट कर दो, पहले वेक्टर पढ़ के आओ फिर 3D स्टार्ट करो। ओके, अब एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, अब हमें एपी का भी नाम मिल गया, एपी का नाम है लैम्बडा बी वेक्टर। ओके, नाम मतलब हम नेमिंग कर दिए। अब वेक्टर, इसलिए मैंने बोला वेक्टर चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए था। वेक्टर चैप्टर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, यस हमने पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इस ट्रायंगल को रिफर करके बताओ, यहाँ पे मैं कौन सा वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर लिखूंगा, अपने आप को बताओ, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। जो सबसे बड़ा साइड होगा वो ट्रायंगल का वो इज इक्वल टू में रहेगा, और बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ओके, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ओके, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन एल, बहुत ही इजी था। तो इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म था किसका, इस लाइन के इक्वेशन का, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे अभी, ये बहुत इजी था। और ये फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया, फाइनल इक्वेशन ऑफ क्या, लाइन, लाइन का इक्वेशन ही तो फाइंड कर रहे हैं हम, तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। पहले फिर से समझा देता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, उस एक्सिस में एक लाइन है जो जिसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी का ही तो इक्वेशन फाइंड करना है हमें, और उसी का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट दिया गया है हमें गिफ्ट में, पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट दिया गया है हमें, दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरा वेक्टर दिया गया है हमें गिफ्ट में, वो है बी, और तीसरा पॉइंट हमने अपने आप से ले लिया है। ठीक है, अपना मेहनत है ये, आर्बिट्ररी पॉइंट पी आप अपने हिसाब से लाइन के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हो। ओके, पी पॉइंट, ए पॉइंट लाइन के ऊपर है, और ये बी वेक्टर लाइन के क्या है, पैरेलल है। ओके, ये तो फिर हमने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ पी को ज्वाइन कर दिया, राइट। ये लाइन था, 2 पॉइंट हमने लिया था ना उसके ऊपर, एक पॉइंट हमें दिया गया था, एक पॉइंट हमने अपने आप से ले दिया था। तो जो पॉइंट ओ है ऑरिजिन,
ऑरिजिन से हम दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, तो दोनों पॉइंट को जोड़ देने के बाद ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। तो अब उस तीनों साइड्स को हमने क्या किया, वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, किसको, ओ ए को, ओपी को, एपी को, ओके, और उस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे फिर से रीड्रॉ किया। अब हमने नाम दे दिया ओ ए को, चलो ए वेक्टर बोल देते हैं, ओपी को चलो आर वेक्टर बोल लेते हैं, लेकिन एपी को भी चलो सी वेक्टर बोल लेते हैं। ऐसा ऐसा नहीं किया हमने, क्योंकि उसका एक रिलेशन आ रहा था। कैसा रिलेशन, क्योंकि एपी वेक्टर जो था वो बी वेक्टर के पैरेलल आ रहा था, ओके, वो बी वेक्टर के पैरेलल आ रहा था, तो इसका मतलब क्या होता है, वो वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, जहां पे लैम्बडा कोई स्केलर है, ठीक है, ये आपको अगर पता नहीं था तो लिख लो, लैम्बडा एक स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या, एक रियल नंबर, सपोज 1 2 3 ऐसे करके इंफिनिटी तक, लेकिन जीरो नहीं, ओके, ये एक स्केलर है। तो एपी वेक्टर का हमारा आ गया, एपी वेक्टर इज लैम्बडा बी वेक्टर। अब उसके बाद पूरा सॉर्टेड, हमने सिर्फ जो वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करके हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। आई होप आपको वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन बहुत अच्छे से समझ आ गया। कहीं पे भी समझ नहीं आया तो ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अब हम चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे, ओके, लेट्स गो। तो अब जंप करते हैं उस टॉपिक पे जहां पे हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब जहां पे हम कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन को, ओके। जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला में x2 mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, जो कि इंटरनली होता था, और नहीं एक्सटर्नली होता था, और mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n वो इंटरनली होता था। वैसे ये जैसे कार्टेशियन फॉर्म है सेक्शन फॉर्मूला का, वैसे ही हम इसका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ ए लाइन का। कैसे फाइंड करेंगे, जो वेक्टर फॉर्म हमने अभी निकाला है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी रह गया होगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये आपको अच्छे से याद रह गया होगा, ओके। अब हम उसी वेक्टर फॉर्म को इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात हम बी, चलो मान लेते हैं पहले, यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो इक्वल टू है किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। जैसे हम वेक्टर लिखते हैं ना नॉर्मली 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, वैसे ही बी वेक्टर को भी वैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको या फिर आपको निकालना होगा, जो भी, ओके, क्वेश्चन में ही दिया गया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया गया होगा या फिर डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया होगा, जहां पे ए बी सी क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स है, और वो ए बी सी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स के साथ इक्वल होगा। अब ये समझ में आ गया आपको। अब ये जो पॉइंट ए है, ओके, ये हमको दिया गया था एज ए डोनेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओके। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं सपोज x1 y1 z1। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हो, आप एलिमेंट मान सकते हो, आप PQR मान सकते हो, ABC XY जो भी आप मान सकते हो, लेकिन अगर आप x1 y1 z1 इसको मानोगे तो आपके लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई होगा, वरना फॉर्मूला को याद रखने में आपको तकलीफ होगी। उसके आगे आपकी मर्जी। ए पॉइंट को हमने मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x1 y1 z1, ओके। उसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पी पॉइंट, जो हमने अपनी तरफ से लिया था आर्बिट्ररी का मतलब कहीं भी इस अपने हिसाब से, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट के पास या फिर दूर कोई भी, उस पॉइंट को हमने माना था पी, ओके, वेक्टर फॉर्म निकालने के टाइम पे। उस पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स तो हमको मानना पड़ेगा कुछ, उसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड मानना प्रीफरेबल है, एक्स वाई जेड मानो, इक्वेशन बहुत ईजी निकल कर आएगा आपके लिए, ओके। एक्स वाई जेड मान लिया हमने पी पॉइंट को, ए पॉइंट को मान लिया हमने x1 y1 z1, और बी वेक्टर को हमने मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वो एबीसी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जो भी रियल नंबर के सेट में से, ओके। अब वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म हमको ये कहता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब मेरे को ये बताओ आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर मैंने वेक्टर फॉर्म समझाने के टाइम पे बोला था, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा आर वेक्टर, बिल्कुल करेक्ट। ये ओपी जो लाइन है ना, ये ओपी जो लाइन है उसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। ये ऑरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0 0 0, ओके। और ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माना अभी एक्स वाई जेड। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना अभी लिख लेते हैं, आसानी होगी, x1 y1 z1। और बी वेक्टर का छोड़ो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये इसकी जरूरत है, इसकी, ओके। अब मेरे को बताओ आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। आपने अगर वेक्टर का जो चैप्टर वेक्टर्स वो अच्छे से पढ़ा होगा, वेक्टर अलजेब्रा, राइट, बिल्कुल करेक्ट, वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 आई कैप, दैट इज एक्स आई कैप, प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस वाई जे कैप, वाई माइनस 0 तो वाई होता है ना, प्लस जेड माइनस 0 क्या के कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर को ऐसे लिख लिया हमने एक्सपैंड करके, क्योंकि हमको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है ना इक्वेशन का, इज इक्वल टू, ये वेक्टर इक्वेशन है ना, याद रख लो, ये वेक्टर इक्वेशन है, किसका मतलब वेक्टर इक्वेशन नहीं, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। अब उसी वेक्टर फॉर्म को हम थोड़ा छेड़खानी करके लिखेंगे, जैसे कि आर वेक्टर के साथ हमने छेड़खानी करके ये लिख लिया, फिर इज इक्वल टू के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इज इक्वल टू एज इट इज इक्वल टू लिखेंगे। अब आता है क्या, अब आता है ए वेक्टर के साथ हम थोड़ा छेड़खानी करेंगे। ए वेक्टर जैसे कि हमने आर वेक्टर निकाला, वैसे ही ए वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर का जो ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है 0 0 0,
तो ए वेक्टर क्या होगा, वो होगा x1 माइनस जीरो आई कैप, x1 माइनस जीरो मतलब x1 आई कैप प्लस y1 माइनस जीरो जे कैप प्लस z1 माइनस जीरो के कैप, z1 के कैप, z1 माइनस जीरो इज z1। ओके, अब ए वेक्टर के साथ छेड़खानी कंप्लीट, प्लस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, प्लस को एज इट इज लिखा जाएगा, लैम्बडा के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होगी, लैम्बडा को एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन बी वेक्टर के साथ छेड़खानी होगी। बी वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, साफ साफ लिख दिया है मैंने स्टार्टिंग में, ये लिखेंगे। ओके, लैम्बडा बी वेक्टर की जगह पे थोड़ी सी जगह हमको कम पड़ेगी, यहाँ पे इस तक लिख सकते हैं बस। बी वेक्टर की जगह पे हम लिखेंगे क्या, ए वेक्टर आई कैप प्लस बी वेक्टर जे कैप प्लस सी वेक्टर के कैप। आपको आई होप दिख रहा है ये वाला, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ए वेक्टर आई कैप प्लस बी वेक्टर जे कैप प्लस सी वेक्टर के कैप हमने लिख लिया, किसकी जगह पे, बी वेक्टर की जगह पे। ए वेक्टर की जगह पे हमने लिख लिया ये आर वेक्टर की जगह पे ये ए वेक्टर की जगह पे ये, और बी वेक्टर की जगह पे ये। लैम्बडा का हो तो चेंज करने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लैम्बडा एक स्केलर है, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 जो भी, ओके, इन्फिनिटी तक। अब इसको लिखते हैं, इसको तो कोई मतलब जैसा है वैसा लिख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, इसको भी वैसे के वैसा लिख दो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। लेकिन इधर ये जो लैम्बडा है ये इंटू होगा किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर के साथ, लैम्बडा ए वेक्टर आई कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर जे कैप प्लस लैम्बडा सी वेक्टर के कैप। ओके, ये हो गया। अब हमें वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है, आई होप आपको पता होगा वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर को ऐड ऐसे किया जाता है, देख लो ये जैसा है वैसा रहेगा। ओके, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, इसको फिर से लिख के। अब आई कैप इधर है, कोई और आई कैप है क्या इसमें, इस RHS में, यस इधर है, तो इसका स्केलर कंपोनेंट प्लस आई कैप का स्केलर कंपोनेंट प्लस आई कैप का स्केलर कंपोनेंट, और जितने भी आई कैप होंगे उनका स्केलर कंपोनेंट हम ऐड करते हैं जब वेक्टर स्क्वायर करते हैं। ओके, तो आई कैप का इधर स्केलर कंपोनेंट है x1 और इधर इसका स्केलर कंपोनेंट है क्या, लैम्बडा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ए वेक्टर आई कैप, दिस इज आई कैप। ओके, प्लस जे कैप को भी वैसे लिखेंगे, जे कैप में इधर है y1 प्लस इधर है लैम्बडा बी, y1 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये वेक्टर्स चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, सीधा लिखता हूँ मैं। और के कैप के स्केलर कंपोनेंट में होगा z1 प्लस लैम्बडा सी वेक्टर। ओके, ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, फाइनली लिख लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्बडा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्बडा सी वेक्टर क्या के कैप। ओके, अब ये दोनों साइड LHS और RHS में जो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है, उन आई कैप जे कैप और के कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है दोनों साइड LHS में और RHS में, उनको कंपेयर करते हैं। ओके, तो कंपेयर करने के बाद हमको ये मिला x इज इक्वल टू इस तरफ का आई कैप का स्केलर कंपोनेंट दैट इज x1 प्लस लैम्बडा ए वेक्टर, y इज इक्वल टू सिमिलरली y1 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, सिमिलरली z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा सी वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, लैम्बडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x1 को पहले x की तरफ ले आते हैं, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को इस तरफ ले आओ, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ना, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्बडा। ओके, लैम्बडा का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो हमारा ये आया था x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा ए वेक्टर, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा सी वेक्टर, ये हमारा आया था। ओके, अब हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों इक्वेशंस में लैम्बडा को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले इसमें छोड़ते हैं लैम्बडा को अकेला, ठीक है। अकेला छोड़ने के लिए पहले x1 को अलग करते हैं, इससे x1 को अलग करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा x के पास, तो माइनस हो जाएगा, फिर a अगर आएगा इस तरफ, ये हो गया लैम्बडा ए वेक्टर। ओके, अब लैम्बडा को अकेला छोड़ने के लिए a को भी इनके पास लेके आना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ है मतलब इधर डिवाइड हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा अकेला आ गया। ओके, लैम्बडा का वैल्यू आ गया यहाँ पे अकेले का, यहाँ पे भी सेम करेंगे, तो सेम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, y माइनस y1 इज डिवाइड बाई बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा। यहाँ पे भी सेम z माइनस z1 इज डिवाइड बाई सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा। समझ में आया कैसे आएगा, यहाँ पे z माइनस हो जाएगा z के साथ, z माइनस z1, फिर सी वेक्टर आ जाएगा नीचे, सिंपल, यहाँ पे भी वही होगा। तो तीनों के तीनों इक्वेशंस में हमने लैम्बडा का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू दिस एंड लैम्बडा इज इक्वल टू दिस एंड लैम्बडा इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, कैसे, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी वेक्टर इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों लैम्बडा से इक्वल है ना, देख लो लैम्बडा इसके साथ इक्वल है और लैम्बडा इसके साथ भी इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसके साथ इक्वल होगा, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c, राइट। ये आ गया हमारे पास द कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चीयर्स। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है। हमारा क्या मोटिव था आज के वीडियो का, हमारा ये मोटिव था कि हम जो लाइन होता है एक्स वाई जेड एक्सिस में 3D में, उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। पूरा समरी दे रहा हूँ मैं आपको, ये सुन लो अच्छे से, बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। उस पेज में चलते हैं पहले, ये रहा, नहीं ये वाले पेज में
ये यहाँ पे देख लो, ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। ओके, ये वेक्टर फॉर्म है किसका, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमने क्या किया, एक पॉइंट मांगा था, ठीक है, किससे, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया था, पॉइंट ए दिया था हमको, और एक बी वेक्टर दिया था कि लो भाई ये दोनों यूज करो और इक्वेशन फाइंड करो लाइन का। ओके ठीक है, लेकिन ये दोनों हमको कम पड़ा, इसलिए हमने अपने तरफ से एक और पॉइंट ले लिया पी, लाइन के ऊपर ही अपने हिसाब से कहीं पे भी। तो उस पॉइंट को लिया हमने, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इस्तेमाल करके हमने ये इक्वेशन निकाला। कैसे निकाला मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग से। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने एक रिमार्क निकाला उससे। रिमार्क ये निकाला कि जब ये जो बी वेक्टर हमको दिया गया है गिफ्ट में, उस बी वेक्टर का अगर जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स नहीं, उसका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वो इक्वेशन अगर होता है एक आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट बी वेक्टर दैट आर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन, जिसका इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ओके, फिर हम चले कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन फाइंड करने वेक्टर फॉर्म के मदद से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर फॉर्म से हमने फाइंड किया, डेरिवेशन किया। ओके, डेरिवेशन किया हमने कार्टेशियन फॉर्म का विथ हेल्प ऑफ क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है ये, याद रख लो, x minus x1 divided by a vector, y minus y1 divided by b vector, z minus z1 is divided by c vector is the Cartesian form of the equation of the line। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है अपने आपको बताओ जल्दी, राइट, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। ये हो गया दोनों के दोनों फॉर्म। ये दोनों के दोनों फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों के दोनों फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। ये मैंने पहले समझा दिया, अगर ये नहीं समझा था तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके वजह से ये आया है। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई दिस केम, इसकी मदद से हमने डिराइव किया ये। अब हम क्या करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। आपको थोड़ी सी, मतलब आपको अगर 98% समझ में आया होगा स्टार्टिंग से मैंने जो भी बोला है, वो 2% अगर समझ में नहीं आया होगा ना, वो 2% अभी क्लियर हो जाएगा पक्का। ये एग्जाम्पल देख लो। अब आते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन one point is given to us and one vector is given to us। okay, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी पूछा गया है, कार्टेशियन फॉर्म भी पूछा गया है, दोनों के दोनों। ओके, ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट जो मैंने बोला था ना, हमें एक पॉइंट दिया जाता है ओके गिफ्ट में, कि उसी पॉइंट को इस्तेमाल करके आप फाइंड करो। वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, उस पॉइंट को हमने क्या माना था, ए माना था। तो ए पॉइंट दिया गया हमें 5 2 -4। ओके मिल गया, थैंक यू। अब और क्या होता था, और क्या गिफ्ट में मिलता था, दो चीज मिलते थे राइट। दूसरा होता था बी वेक्टर, बी वेक्टर हमको मिलता था विच इज पैरेलल टू एल। तो यहाँ पे वो बी वेक्टर भी दिया गया है, देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू मतलब वो लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, ये रहा, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, वो भी मिल गया हमें। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, where 3 2 minus 8 is the scalar components of v vector and the direction ratios of that line। ये मैंने बोल चुका हूँ मैं। ओके, अब इसी दोनों डाटा को यूज करके हम फाइंड करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले जंप करते हैं वेक्टर फॉर्म, उसके बाद फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर यहाँ पे है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म एक्सप्लेन करने के टाइम पे। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर यहाँ पे हमें दिया गया है। ओके, इसको बस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्बडा, लैम्बडा तो स्केलर है कोई भी, ओके उसको तो एज इट इज लिखेंगे। और बी वेक्टर यहाँ पे खुला दिख रहा है हमको, दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ओके, अब आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आर वेक्टर ही है, ठीक है, मैंने सिर्फ बता दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जब लिखोगे ना तब आप आर वेक्टर ही लिखना। जब कार्टेशियन फॉर्म आपको पूछा गया हो तब आप आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखना, ये वाला ये लिखना। लेकिन आपको यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म अभी फाइंड करें तो आर वेक्टर ही लिखते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्बडा इंटू होगा किसके साथ, 3 आई कैप के साथ, फिर 2 जे कैप के साथ, फिर माइनस 8 के कैप के साथ, क्योंकि कॉमन है ना इधर। तो 3 लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप माइनस 8 लैम्बडा के कैप, ये हो गया। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 लैम्बडा आई कैप, दैट इज 5 प्लस 3 लैम्बडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप माइनस 4 प्लस 8 लैम्बडा के कैप। क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना, इसलिए हमने -4 -8 लैम्बडा नहीं लिखा। ये माइनस कॉमन है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो -4 -8 लैम्बडा हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हमने। तो ये आ गया हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम चलते हैं इस पे, कार्टेशियन फॉर्म पे, वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म तो हमने फाइंड कर लिया, और वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करके कार्टेशियन फॉर्म भी हम फाइंड करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा
बी वेक्टर। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वो होता था x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये फॉर्मूला होता था, ये डिराइव करके मैंने बताया इस वीडियो में, ये आपको याद कर लो, ठीक है? ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला है क्या? ये इसको याद कर लो, इसको भी याद कर लो, ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, अब ये जो x दिख रहा है आपको, x1 दिख रहा है, a दिख रहा है, y y1 b z z1 c, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? भाई क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में डाटा दिया गया ना, एक पॉइंट जो हमें गिवन है वो पॉइंट a है 5, 2, -4। ओके, और जो वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, राइट? अब ये बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी वेक्टर के कैप, ये ए वेक्टर बी वेक्टर है। ओके, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? ये ए वेक्टर नहीं है, ये सिंपली ए बी सी है। ओके, वेक्टर नहीं है। जहां जहां मैंने ए जो बी वेक्टर को ए वेक्टर आई कैप प्लस बी वेक्टर जे कैप और सी वेक्टर के कैप बोला है, वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नहीं है, वो ए बी सी है। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है। बी का वैल्यू कंपेयर करो, ये जे कैप के साथ, यहाँ पे बी है, इधर जे कैप के साथ 2 है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया? 2। सी का वैल्यू वैसे क्या हो गया? -8। तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, बी का आ गया, सी का आ गया। अब जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड का निकालते हैं। एक्स वाई जेड क्या है? वो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू हम इधर नहीं डालेंगे। अब ये एक्स वैसे ही वैसा के वैसा रहेगा, तो फॉर्मूला में एक्स माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c में ये x दिख रहा है, ये y दिख रहा है और z दिख रहा है ना, वो x y z वैसे के वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब x1 y1 z का वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। ओके, तो x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट a के, राइट? जो पॉइंट हमें दिया जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। ओके, तो उसका कोऑर्डिनेट्स मतलब 5, 2, -4। तो x1 हो गया 5, y1 हो गया 2, y1 हो गया 2 और z1 हो गया -4। ओके, नाउ x एज इट इज माइनस x1 की जगह पे 5 डिवाइड बाई a का वैल्यू 3 इज इक्वल टू y का क्या वैल्यू है? y का वैल्यू एज इट इज रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है। y1 का क्या वैल्यू है? 2 डिवाइड बाई b का क्या वैल्यू है? 2 इज इक्वल टू z एज इट इज माइनस z1 का क्या वैल्यू है? z1 का वैल्यू है -4, तो z माइनस -4 दैट इज z प्लस 4 डिवाइड बाई c का क्या वैल्यू है? -8। ओके, हमारा आंसर आ गया सक्सेसफुली। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आई होप आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि मैंने एकदम अच्छे से ब्रीफली समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आई होप स्पीड कम करके या फिर धीरे धीरे से एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, और फिर भी जिसका चांसेस है, ठीक है, सबका माइंड या फिर सबका ब्रेन सेम होता है, लेकिन यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर फिर भी समझ नहीं आता, जो कि जेन्युइन है, ठीक है, उसमें बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं आता कोई पॉइंट या फिर कौन सा वाला पार्ट, तो उसका बेटर होगा टाइम स्टैम्प आप दे के आप पूछो कि ये वाला समझ में नहीं आया मेरे को, तो मैं 100% समझाऊंगा, और उसके बाद जो मैं समझाऊंगा तो उसके बाद तो मतलब गारंटी आप समझ जाओगे। ओके, सो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर